नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज कटहल, जनपद मैनपुरी से कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 परमाणु संरचना के अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ। परमाणु संरचना के पिछले व्याख्यानों में हमने परमाणु के मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज, उनके अभिलक्षण तथा थॉमसन के परमाणु मॉडल के अतिरिक्त रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उनका अल्फा कण विकिरण प्रयोग का अध्ययन किया। चूंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दोष पाए गए और वह मॉडल असफल रहा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। आइए आज के इस व्याख्यान में हम निम्नलिखित बिंदुओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बोर का परमाणु मॉडल एवं उसकी सीमाएं, फिर द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इन शिक्षण बिंदुओं का परमाणु संरचना के व्याख्यान 3 के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करते हैं बोर के परमाणु मॉडल का। पिछले व्याख्यान में हमने अध्ययन किया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और उनके दोषों का। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरित ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में न होकर छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स के रूप में होता है। इन बंडलों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। फोटोन प्रकाश के संदर्भ में क्वांटा का नाम है। ये फोटोन सतत रूप में उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि विविक्त रूप में होते हैं। फोटोन की ऊर्जा E, उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। E इक्वल टू H न्यू लिखा जा सकता है, जहां H प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और E क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा तथा न्यू उसकी आवृत्ति है। तो इस प्रकार प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल के दोषों को दूर किया। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाओं को निम्नलिखित बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बोर ने बताया कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं। इन वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ये पथ कोश कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। इसको अगर डायग्राम बना के समझें, जैसे ये डायग्राम है धनावेशित नाभिक परमाणु के केंद्र में, और उसके ये रेड कलर का जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये इस मार्ग पर चक्कर लगाएगा, तो इसे कोश कहेंगे। क्या कहेंगे? कोश या कक्षा कहेंगे। अगर हम इन कोश या कक्षाओं को कई कोषों के रूप में बनाएं, तो ये हो गया हमारा धनावेशित नाभिक। इस नाभिक के चारों तरफ जो वृत्ताकार मार्ग है, सबसे पास वाला मार्ग है, उसे पहला कोष, ये दूसरा, तीसरा और इस प्रकार ये चौथा, और आगे भी इस प्रकार के कोष संभव हैं। 1 2 3 4 नाभिक के पास से दूर की ओर गिनती करते हैं। तो बोर ने बताया कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं, जिन्हें कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। ये कोष क्रम से 1 2 3 4 आदि अंकों से प्रकट किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो कोष हैं, उनकी ऊर्जा निश्चित होती है, और जब इलेक्ट्रॉन इन कोषों में चक्कर लगाते हैं तो वे ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, अर्थात उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। इसलिए इन कोषों को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो कोष क्या कहलाते हैं? कोष या कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बोर ने सुझाव दिया कि रूढ़ यांत्रिकी और विद्युत गतिकी के नियम परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर पाई जाने वाली कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर लागू नहीं होते। अतः ऊर्जा का बिना उत्सर्जन किए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता। अतः कोष को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, क्योंकि कोषों की निश्चित ऊर्जा होती है। तो इन ऊर्जा स्तरों को अंग्रेजी के के, एल,
एम एन आदि अक्षरों से प्रकट करते हैं, तो हम इन 1 2 3 4 को के, एल, एम और एन से भी प्रकट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा बिंदु, बोर्ड ने बताया कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले ऊर्जा स्तरों में, अर्थात सभी संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते, बल्कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग mvr h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। अर्थात कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को लिखते हैं हम सूत्र से mvr से। रेखीय संवेग होता है m × v, और जब कोणीय संवेग होता है तो उसमें त्रिज्या का गुणा हो जाता है। तो mvr ये h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं। पूर्ण गुणित होता है अर्थात इसमें n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहां n क्या है, n वहां कोष की क्रम संख्या है। क्या है? कोष की क्रम संख्या है। क्या है? कोष की क्रम संख्या। और h क्या है? प्लांक नियतांक है। यहां बोर्ड ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वहां एक विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और नाभिक धनावेशित होता है। ये इलेक्ट्रॉन है रेड कलर का और ये नाभिक धनावेशित है। इन दोनों के बीच एक विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है जो नाभिक की ओर, जिसकी दिशा नाभिक की ओर होती है। इसके ठीक विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के रोटेशन, घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्र बल कार्य करता है। यह अपकेंद्र बल और विद्युत आकर्षण बल के परिमाण समान होते हैं, किंतु ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को संतुलित कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन बिना किसी परिवर्तित हुए, बिना किसी परिवर्तन के अपने मार्ग पर, अपने कोष में चक्कर लगाता रहता है। अतः हम लिख सकते हैं कि अपकेंद्र बल बराबर विद्युत आकर्षण बल, यानी अपकेंद्र बल का मान आता है mv² / r। ये बराबर होता है विद्युत आकर्षण बल Ze यहाँ नाभिकीय आवेश है, जो आवेश में परमाणु क्रमांक के गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। तो Ze × E, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, बटे r², जिसको हम लिख सकते हैं mv² / r बराबर Ze² / r²। ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि विद्युत आकर्षण बल और अपकेंद्र बल एक दूसरे के समान होते हैं, जो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। अगला पॉइंट आता है, यही समझ लेते हैं हम, पांचवा पॉइंट। चौथा उधर हो गया, पांचवा, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते, अर्थात उनकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता। किंतु जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो वह या तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है अथवा अवशोषण करता है। जब वह इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा की ओर जाता है तो उसे ऊर्जा गेन करनी होती है, ग्रहण करनी होती है, अर्थात तब वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दौड़ के मैदान में हम बड़े चक्कर से जब छोटे चक्कर में आते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को कम कर लेते हैं, अथवा हमें कम ऊर्जा चक्कर लगाने के लिए लगानी होती है। और जब हम निम्न कक्षा से अर्थात छोटे चक्कर से बड़े चक्कर में जाते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा अधिक लगानी होती है। उसी प्रकार से यहां हम समझ सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण, और जब बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में आता है
तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और यह उत्सर्जन अथवा अवशोषण छोटे छोटे बंडलों अर्थात क्वांटा के रूप में ही होता है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट क्या हुआ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर E1 से E2 में जाता है तो ऊर्जा का परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। छठवां पॉइंट देखते हैं कि उत्सर्जन, ऊर्जा के उत्सर्जन के फलस्वरूप उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। जब पांचवें पॉइंट के अनुसार हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जो उत्सर्जन वह छोटे छोटे बंडलों अर्थात क्वांटा के रूप में करता है। इस प्रकार के उत्सर्जन के फलस्वरूप उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे यह मॉडल, हम कह सकते हैं कि यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा। किंतु इस मॉडल की कुछ सीमाएं हैं, बोर के मॉडल के भी कुछ दोष हैं। तो आइए अब अध्ययन करते हैं बोर के परमाणु मॉडल के दोषों का। तो आइए देखते हैं बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं अर्थात दोष। बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा। यह बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं व आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। जैसे इसने किस पर यह लागू हो सकता है, हाइड्रोजन परमाणु पर, हीलियम He सिंगल प्लस अथवा Li2 प्लस पर यह लागू हुआ। दूसरा पॉइंट, बोर के परमाणु मॉडल में हम अध्ययन कर रहे थे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन क्वांटा के रूप में करता है। ऊर्जा के उत्सर्जन के फलस्वरूप उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। जब उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा इन स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि ये स्पेक्ट्रम रेखाएं सूक्ष्म संरचनाओं की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? सूक्ष्म संरचनाओं की बनी होती हैं। इनकी व्याख्या करने में बोर का सिद्धांत असफल रहा। अगला, यह मॉडल जेमान प्रभाव की व्याख्या करने में भी असफल रहा। यह मॉडल जेमान प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। रेखीय स्पेक्ट्रम के निर्माण के समय जब विकिरण उत्सर्जित होते हैं तो उन विकिरणों को यदि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा बहुत सी रेखाओं में विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इस प्रभाव को हम जेमान प्रभाव कहते हैं। बोर का यह सिद्धांत इस प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। इस प्रकार आज हमने सीखा कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है, रदरफोर्ड के मॉडल के दोषों को बोर ने किस प्रकार दूर किया और बोर के परमाणु मॉडल की भी क्या सीमाएं हैं। अब आगे अध्ययन करेंगे हम द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति अर्थात इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति का। अब अध्ययन करते हैं हम द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरंग एवं कण प्रकृति का। द ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड और नील्स बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कण के अनुसार मानी गई, किंतु सन 1924 में फ्रेंच वैज्ञानिक डी ब्रोगली के अनुसार गतिशील अति सूक्ष्म कण, ऐसे सूक्ष्म कण जो गतिमान अवस्था में हों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। यदि m द्रव्यमान का सूक्ष्म कण v वेग से गतिमान हो तो उसके तरंगदैर्घ्य और संवेग में निम्नलिखित संबंध होता है, लैम्डा बराबर h/p, जहां लैम्डा उस कण का तरंगदैर्घ्य, h प्लांक नियतांक और p संवेग है। चूंकि रेखीय संवेग p बराबर होता है m × v के, इसलिए लैम्डा बराबर हो गया h/mv के। यह इक्वेशन डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है, दे ब्रोगली समीकरण कहलाती है। इनके अनुसार, फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस दे ब्रोगली के अनुसार अति सूक्ष्म गतिशील कण तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि रदरफोर्ड और नील्स बोर के परमाणु मॉडलों में हमने अध्ययन किया उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन कण की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार द्रव्य जो है अर्थात अति सूक्ष्म कण हैं जो इलेक्ट्रॉन, वे दोहरी प्रकृति ड्यूल नेचर प्रकट करते हैं। द्वैत प्रकृति उनकी होती है, वो तरंग के गुण और कण दोनों के गुण प्रदर्शित कर सकते हैं।
और दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए सन 1927 में डेविसन एवं जर्मन ने निकिल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन रणपुंज में विवर्तन को ज्ञात किया, जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को स्पष्ट करता है। उसके बाद 1927 में रीड और थॉमसन ने ज्ञात किया कि प्रकाश के समान इलेक्ट्रॉन व्यतिकरण क्रिया को प्रदर्शित करते हैं, और इस प्रकार इन सभी प्रयोगों से स्पष्ट होता है, निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। जबकि हमने अध्ययन किया है रदरफोर्ड और नील्स बोर के परमाणु मॉडलों में कि इलेक्ट्रॉन कण के समान व्यवहार करते हैं। कैथोड किरण की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज के प्रयोगों के आधार पर भी यह स्पष्ट हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कण की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की खोज और कैथोड किरणों के प्रयोगों से भी स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन कण के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कृष्णिका विकिरण एवं प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति का समर्थन करते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब हुआ कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो वहां इलेक्ट्रॉन कण के रूप में उत्सर्जित होते हैं। उसी प्रकार कैथोड किरणों के प्रयोग में भी इलेक्ट्रॉनों ने कण का ही व्यवहार प्रदर्शित किया था। जब कैथोड किरणों की खोज हुई, पता चला कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हैं। उन कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया था और वे कण यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करते थे, अर्थात इन इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान और वेग दोनों होते थे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को कण कहा गया। और जबकि डी ब्रॉगली, डेविसन, जर्मर और थॉमसन आदि वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों से इलेक्ट्रॉनों में तरंग के गुण भी देखे। इस प्रकार हम कह सकते हैं और यह स्पष्ट भी है कि इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। यद्यपि कण और तरंग दोनों के गुण इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रकट नहीं करता, बल्कि भिन्न भिन्न प्रयोगों में अर्थात अलग अलग प्रयोगों में, अथवा ऐसे कहें तो एक प्रयोग में इलेक्ट्रॉन तरंग के गुण प्रदर्शित करेगा तो दूसरे प्रयोग में इलेक्ट्रॉन कण के गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की प्रकृति द्वैतीय होती है। इलेक्ट्रॉन का नेचर ड्यूल होता है, वह तरंग और कण दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। आधुनिक परमाणु मॉडल अर्थात रदरफोर्ड और नील्स बोर के परमाणु मॉडल को दोषों को दूर करने के लिए जो नया आधुनिक श्रोडिंगर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को स्पष्ट किया गया है। उसमें वह मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग नेचर पर, तरंग प्रकृति पर आधारित है, जबकि पूर्व के दोनों मॉडल इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति पर आधारित थे। इस प्रकार अंत में यही कहना उचित है कि इलेक्ट्रॉन में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, वह दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अगला टॉपिक हमारा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। जैसा कि हम जानते हैं, बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की गति अर्थात संवेग और इलेक्ट्रॉन की स्थिति का एक साथ निर्धारण किया गया, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग या वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यदि हम अतिसूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण ठीक करें तो उसके संवेग या वेग में अनिश्चितता होगी, और यदि हम संवेग या वेग का निर्धारण ठीक करें तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। यदि अतिसूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता को डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता को डेल्टा पी मान लें तो दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल या तो h/4 पाई के बराबर होता है अथवा अधिक होता है, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज मोर देन h/4 पाई। अर्थात दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल h/4 पाई के बराबर होता है या अधिक होता है। यहां डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति में अनिश्चितता, कण की
स्थिति में अनिश्चितता और डेल्टा पी उसके संवेग में अनिश्चितता है। इसमें अनिश्चितता है, संवेग में अनिश्चितता। देखिए इस समीकरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि अगर डेल्टा एक्स का मान मिनिमम हो, कम हो, डेल्टा एक्स का मान कैसा हो, कम हो, डेल्टा एक्स कम हो, अर्थात जब डेल्टा एक्स कम है इसका मतलब यह हुआ कि हमने स्थिति का यथार्थ निर्धारण करने का प्रयास किया है, क्योंकि स्थिति में अनिश्चितता कम है तो डेल्टा पी अधिक होगा। डेल्टा पी कैसा होगा, अधिक होगा, यानी उसके संवेग में अनिश्चितता ज्यादा आ जाएगी। इसके विपरीत यदि डेल्टा एक्स अधिक है, मतलब हम डेल्टा पी यानी संवेग का निर्धारण ज्यादा ठीक करें, अर्थात संवेग में अनिश्चितता कम है, तो फिर उसकी स्थिति में अनिश्चितता अधिक हो जाएगी, डेल्टा एक्स का मान अधिक हो जाएगा। इस प्रकार हम ये भी जानते हैं कि ये जो P है वो संवेग है, तो डेल्टा P इक्वल टू हो जाता है m डेल्टा v। यदि हम वेग के सापेक्ष निकालें तो डेल्टा P इक्वल टू हो जाता है m डेल्टा v। तो हम यहां लिख सकते थे डेल्टा x इंटू m डेल्टा v, P के स्थान, गोले के स्थान पर क्या लिख दिया, m डेल्टा v बराबर, हम ग्रेटर देन को छोड़ दे, बराबर मान लेने पर करता हूं h अपॉन 4 पाई। यहां से अगर हम डेल्टा x की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, हम डेल्टा x की वैल्यू निकालें तो आएगा डेल्टा x इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू m डेल्टा v। तो स्थिति में अनिश्चितता के लिए हमारा ये समीकरण बनता है। h को आप लोग जान गए हैं, h क्या है, h हमारा प्लांक नियतांक होता है। h क्या है इस पूरे समीकरण में, h प्लांक नियतांक है, पाई का मान आप जानते हैं। इस प्रकार हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना बहुत कठिन है, यह असंभव है। देखिए एक अंकित प्रश्न, एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम तथा उसकी गति 45 मीटर प्रति सेकंड है। यदि गति को 2% यथार्थता के साथ यानी डेल्टा v, यानी वेग की यथार्थता को 2% के अंदर मापा जा सकता हो तो स्थिति की में अनिश्चितता की गणना करें। ये डेल्टा एक्स पूछा गया है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो आप देखिए कि 2% यथार्थता के अंदर मापा जा सकता है उसकी गति को, तो हम लिखेंगे 2% यथार्थता के आधार पर गेंद की गति, गेंद की गति बराबर 45, तो हमारी गति दी हुई थी 45 मीटर प्रति सेकंड। कितनी दी थी, 45 मीटर प्रति सेकंड। तो 45 का 2% कर देंगे तो 45 गुणे 2/100, तो ये आ जाएगा 0.9 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर प्रति सेकंड मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए h की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमें ये तो हमारा हो गया क्या, डेल्टा v, क्या हो गया, ये डेल्टा v का मान हो गया, और h की वैल्यू हमारी दी हुई है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 किलोग्राम मीटर और स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये h की वैल्यू प्लांक नियतांक दिया हुआ है। अब द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम यानी m, ये वाला जो सूत्र में m रखेंगे वह m दिया गया है 40 ग्राम। चूंकि हमारा ये किलोग्राम में दिया है तो हम इसको भी किलोग्राम में चेंज कर लें, तो 40 गुणे 10⁻³ ये हमारा हो गया किलोग्राम। क्या हो गया, ये किलोग्राम। उसके बाद अब हमें और क्या चाहिए, पाई का मान 3.14। ये सभी मान यदि हम इस सूत्र में रख दें, डेल्टा एक्स बराबर h अपॉन 4 पाई, इस सूत्र में रख दें कि डेल्टा एक्स बराबर h अपॉन 4 पाई, ये हमारे मान दिए हुए थे, ये फॉर्मूला इधर कर दे रहा हूं मैं, m इंटू डेल्टा v।
तो रख देते हैं 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू ये हमारा जो द्रव्यमान है ये रहा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू डेल्टा वी का मान आपने ज्ञात किया था 0.9 मीटर पर सेकेंड। इसके आधार पर हमारी स्थिति में अनिश्चितता आप कैलकुलेट करके ज्ञात करेंगे, ये आएगा 1.464 गुणित 10 पे घात ऋण 33 मीटर। कितना आएगा 1.464 गुणित 10 पे घात ऋण 33 मीटर, क्योंकि हमारी मात्रक सभी मीटर में है तो स्थिति में अनिश्चितता हमारी ये आ गई। तो अब आप देखिए कि हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात की, जबकि हमारी वेग में अनिश्चितता हमको 2% के आधार पर दी गई थी। यह आपका गृह कार्य है कि आप हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित अंकित प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही आपको गृह कार्य के रूप में हम यह भी कार्य सौंप रहे हैं कि आप दीक्षा ऐप की सहायता से इस व्याख्यान से संबंधित स्वलिखित नोट्स बनाएं और माध्यमिक शिक्षा परिषद के YouTube चैनल पर जाकर इन वीडियोस को बार-बार देखें और उनको लर्न करें, याद करें, ताकि आप अच्छे से इस व्याख्यान से संबंधित विषय वस्तुओं पर अपनी पकड़ बना पाएं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।